समय रैना का लेट एंड शो एक टाइम पे इंटरनेट का डार्लिंग था। हर क्लिप वायरल हो रही थी, हर डायलॉग पे मीम बन रही थी और हर एपिसोड आने के पहले लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। आपको बिना हिलाए नींद नहीं आती? नहीं आता, ऐसा स्ट्रेस रहता है माइंड में। तो किसका हिलाते? तू ऊपर वाले की आंखों में देख। देखो जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर कल समय तुम ऐसे ही बोलते हो। तो कब से रह रहे हैं आप डिल्यूजन में? What समय does इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय तो फूड ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। बट देन दिस हैपेंड। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? इस भाई ने सोच लिया और वहां जाके पूछ लिया, जिसके बाद ये सब हुआ। समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब माफ करना चाहिए। समय रैना 1 साल तक यूट्यूब स्पेस से गायब था और अब वो वापस आ गया है। और भाई ने आते ही सर्वाइवल पर एक डीप फिलोसॉफिकल चीज बोली है। Only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. कश्मीरी पंडित विजडम। इस वीडियो के बाद एक ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गई कि क्या कश्मीरी पंडितों को वहां पर लड़ना चाहिए था, वो वहां से भाग के क्यों आए, वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस समय रैना लॉजिकल है। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। दुखी इसलिए है कि इसके 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं। जब भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र आता है तो एक तबका ऐसा जरूर होता है जो कहता है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर लड़ना चाहिए था। बट ये लोग जनरली अपने एसी ऑफिसेज में बैठ के अपनी चाय पीते पीते ये ज्ञान पेलते हैं। 1990 के जेनोसाइड के बारे में उनका नॉलेज 2-4 यूट्यूब पेजेस और 2-4 विकिपीडिया पेजेस से आता है। अपेरेंटली लाइक अभी मुझे पता चल रहा है, वो अभी तक मैं उसमें जी रहा था कि सबको तो पता ही है कितना गलत हुआ हमारे साथ। बट अब मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे दोस्त के जो पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के थे लोग, जो अलग जगह रह रहे थे, कोई हैदराबाद, उनको पता था कुछ तो हो रहा है वहां पे, पर क्या एग्जैक्टली हो रहा था किसी को नहीं पता था। तो दिस मूवी हैज, क्योंकि यू आई डोंट नो इफ पीपल नो, तू कश्मीरी पंडित है, राइट? हाँ। और काफी लोगों की कंडीशन ऐसी ही है, उन्हें एक्चुअल ब्रूटैलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं। बट लेट मी टेल यू, 1990 में जो हुआ वो कोई मूवी का क्लाइमैक्स नहीं था जहां पर एक हीरो तलवार उठाता और क्राउड चीयर करने लगता। वो एक स्लो, सिस्टमैटिक और डीपली प्लान्ड एलिमिनेशन कैंपेन था। 1980s के एंड तक कश्मीर एक वायलेंट इंसर्जेंसी में शिफ्ट हो चुका था। प्रोमिनेंट कश्मीरी हिंदुओं की किलिंग हो रही थी, डर को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा था। आप भी भागेंगे क्या? अगर ऐसा हो गया कि माहौल खराब ज्यादा हो गया तो नेचुरली हमको भागना पड़ेगा। रात के अंधेरों में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगे, हिंदुओं को लिटरली घर से उठाकर मारा जा रहा था। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, यहाँ रहना है तो कन्वर्ट करो या भाग जाओ या मारे जाओ। ऐसे माहौल बहुत खराब हो चुका है, यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू। अब कश्मीरी पंडित उस वक्त वैली में सिर्फ 4 से 5% थे और वो भी पूरे स्कैटर्ड थे, अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था। वहीं दूसरी ओर ट्रेन जिहादी नेटवर्क था जिनके पास फंडिंग थी, हथियार थे और एक पूरा इकोसिस्टम था जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। अब ऑनेस्टली बताओ, इस केस में लड़ना चाहिए था एडवाइस देने वाले लोग। अगर खुद वहां पर होते तो क्या वो लड़ते या फिर वो भी अपना सामान पैक करके पहले बस में सीट ढूंढते? देखो, कुछ सिचुएशंस में ब्रेवरी का मतलब है लड़ जाना, बट कुछ सिचुएशन में ब्रेवरी का मतलब है इतना ऑनेस्ट होना कि ये आप अपने आप से एडमिट कर सको कि ये लड़ाई लड़ने लायक नहीं है। एक 4% अनआर्म्ड माइनॉरिटी एक ऑर्गेनाइज्ड इंसर्जेंसी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती। ये डेविड वर्सेस गोलायत वाली स्टोरी नहीं है। डेविड के पास तो एटलीस्ट एक स्लिंग और डिवाइन बैकिंग थी, कश्मीरी हिंदुओं के पास तो वो भी नहीं था। अगर कश्मीरी हिंदुओं ने वेपन्स उठा लिए होते तो इसका रिजल्ट क्या होता? सब के सब लोग मारे जाते, रीबिल्ड करने के लिए भी कुछ नहीं बचता। दिस कुड हैव बीन अ सिंपल इंडियन ट्रेजेडी जो आज तक लोगों को याद भी नहीं रहती। और इसीलिए समय रैना का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं कह रहा कि कभी मत लड़ो, वो कह रहा है कि सिचुएशन को एनालाइज करो, उसे एसेस करो, और अगर सिचुएशन फंडामेंटली अनफेयर है और मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है तो इस केस में लड़ने से बेटर है कि वहां से भाग जाना। दिस इज नॉट कावर्डिस, दिस इज एक्चुअल इंटेलिजेंस।
हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो सरेंडर को ग्लोरीफाई करने जैसी बात हो गई, तो इन्हें हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, पनारगढ़ सीज, सप्लाईज खत्म हो चुके थे, सिचुएशन इम्पॉसिबल थी और एनिमी ओवरवेलमिंग था। क्या उन्होंने बाहर रुककर ग्लोरियस लास्ट स्टैंड लिया? नहीं, ही एस्केप। फिर आगरा में फंसे, अगेन ही एस्केप। अगर वो वहां पर लड़ जाते और मर जाते तो आज हम मराठा हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे होते। शिवाजी महाराज ऑलवेज अवॉइडेड रॉन्ग फाइट्स ताकि वो अपने टर्म पे एनिमी को कन्फ्रंट कर सके। यही डिफरेंस है सर्वाइवल और सरेंडर में। आप महाराणा प्रताप का भी एग्जाम्पल देख लो। जब चित्तौड़गढ़ गिर गया तो क्या उन्होंने अपना सर नीचा करके वहां पे अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, वो हिल्स में चले गए, गुरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट की, सालों तक मुश्किलों में सरवाइव किया और फिर दिवेर की विक्ट्री हासिल की। अगर वो चित्तौड़गढ़ में ही रुक जाते तो कहानी शायद खत्म हो जाती, पर वो वहां नहीं रुके और इसीलिए आज उनकी स्टोरी इंस्पायर करती है। यही उनका स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है। ग्लोबली भी यही पैटर्न दिखता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफी जूज ने यूरोप से एस्केप किया। आर्मेनियंस ने भी सर्वाइवल चूज किया। लाखों लोग माइग्रेट कर गए। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। अनविनेबल फाइट में लड़ना ब्रेवरी नहीं होती। पर हमारे पॉप कल्चर ने हमें एक बहुत स्पेसिफिक और ऑनेस्टली एक टॉक्सिक डेफिनेशन दी है ब्रेवरी की, कि हीरो वो होता है जो लड़ते लड़ते मर जाए। ग्रेट, वेरी सिनेमैटिक, बट कंप्लीटली यूजलेस एज अ लाइफ एडवाइस। कल को अगर तुम्हें 15 बंदों ने घेर लिया तो सबसे पहले तुम भागने का रास्ता देखोगे, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर रजनीकांत। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सब एक साथ। बट प्रॉब्लम इज यू आर नॉट रजनीकांत, तो तुम भागोगे। रियल ब्रेवरी ये होती है कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में आप सर्वाइवल चूज करो ताकि आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन के पास कोई होप रहे। कश्मीरी पंडितों ने यही किया। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर, जमीन, जेवर, जायदाद, अपनी आइडेंटिटी, लेकिन उन्होंने एक चीज बचाई, अपना खुद का एग्जिस्टेंस। कश्मीरी पंडितों की स्टोरी सिर्फ एक एक्सोडस स्टोरी नहीं है, ये एक रिमार्केबल कमबैक की भी स्टोरी है। वो रेफ्यूजी कैंप से निकले, एजुकेशन लिया, हर फील्ड में एक्सेल किया और अपनी एक जगह बनाई। उनके पूरे कम्युनिटी ने ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी किसी फिजिकल लोकेशन से नहीं आती, ये कल्चर और रेजिलियंस से बनती है। एंड दिस इज नॉट अ डिफीट। ये एक चीज है जिसे हम थियोरेटिकली समझते हैं बट प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते। शॉर्ट टर्म में उन्होंने सब कुछ लूज कर दिया, बट लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी ने सर्वाइव किया, उन्होंने अपना कल्चर अलाइव रखा और आज एक पूरी जनरेशन है जो अपनी हिस्ट्री को वॉइस दे रही है। 2026 में बैठकर हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं अपने सेफ घरों में, वाईफाई के साथ, हाथ में चाय या कॉफी या बियर का ग्लास लिए हुए, डिपेंडिंग ऑन आवर पर्सनैलिटी टाइप और एग्जिस्टेंशियल लेवल क्राइसिस। पर हम कॉन्फिडेंटली ओपिनियंस दे रहे हैं कि 1990 में कश्मीरी पंडितों ने क्या करना चाहिए था, लेकिन जो लोग वहां पर 1990 में थे उनके पास फिलोसॉफिकल डिबेट करने का टाइम नहीं था। एक रात थी, दरवाजे पर नॉक हो रहा था और उनके सामने बस एक सवाल था, बचना है या मरना है। उन्होंने बचना चुना एंड प्रोबेबली दैट इज द राइट आंसर। सो अल्टीमेटली समय रैना ने क्या किया, उसने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोला जो हमारे नेचुरल कंडीशनिंग के अगेंस्ट है, फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर। ये कोई कावर्डिस वाली बात नहीं है, ये स्टेटमेंट समझने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। इंटरनेट का प्रॉब्लम ये है कि हम नुआंस समझते ही नहीं, हमें हर चीज बाइनरी में चाहिए, या तो हीरो या तो विलन, या तो ब्रेव या तो कावर्ड। लेकिन रियलिटी में सिचुएशन हमेशा ग्रे होती है और उस ग्रे एरिया में नेविगेट करना ही इंटेलिजेंस और ब्रेवरी का कॉम्बिनेशन है। कश्मीरी पंडितों ने जो किया वो डिफीट नहीं थी, वो एक इम्पॉसिबली हार्ड कंडीशन में इम्पॉसिबली हार्ड डिसीजन था और उस रात लिए गए उस एक डिसीजन के वजह से आज एक पूरी कम्युनिटी सर्वाइव कर रही है। इसलिए इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से वन लाइन व्हिच दत्ताजी शिंदे सेड टू नजीब खान ड्यूरिंग पानीपत, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे।